प्रातःकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। गभसिद्ध भाई बहनों को शुभाशीष और सभी को नमस्कार। सत्र आरंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे गायत्री छंद के साथ। इसके बाद गौ नमस्कार करेंगे। नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य शौर्भेभ्यः वच। नमो ब्रह्मसुताभिश्चभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकाम दूधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनके उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें आसपास के लोगों में गौरक्षा का भाव जागृत करता है। उनमें से एक सूत्र का उच्चारण करेंगे। नमो भगवते त्र्यंबकाय उपशमय चुलु चुलु मिली मिली भिदि भिदि गोमानिनी चक्रिणी हूँ फट। अश्मने ग्राम गोकुलस्य रक्षां कुरु कुरु शांति कुरु कुरु। घंटाकर्णो महासेनो वीर प्रोक्तो महाबलः मारी निर्णासन कर समापातु जगदुत्पत्ति। नमोस्तु धेनवे च नमः सुरभ्यो सकत्यो नमः सर्वजगज्जननयो देव्यो जग्नदक्ष तत्परायो शुद्धार्णवायो च नमो नमस्ते। आज का जो यह सत्र है उसमें समृद्ध भारत के कुछ उदाहरण सामने रखने का प्रयास था, लेकिन इसी बीच सरकार ने लॉकडाउन का 5वां चरण घोषित कर दिया है। इसलिए इस विषय में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए आज के सत्र को शुरू करते हैं। हमारा भारत आज भी कितना समृद्ध है और हमारी समृद्धि दुनिया को दिखती नहीं, यह भी एक विषय है। कल से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू होगा। इस
इस विषय को समझने के लिए हमें वर्ष 2007 के विश्व के परिदृश्य की ओर चलना पड़ेगा। संसार में सबसे ज़्यादा समृद्ध कहा जाने वाला देश अमेरिका को माना जाता है। धन समृद्धि के मामले में अरब के बहुत सारे देश हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी, अर्थ और ऐसे ही कई छोटे विषय को लेकर अमेरिका की समृद्धि दुनिया में चर्चित है। और इसी कारण से हमारे देश के प्रतिभाशाली युवा अपने कैरियर को बनाने के लिए अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, कोशिश करते हैं और कई लोग जाते भी हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हम वर्ष 2007 की ओर देखें, जब पूरा विश्व आर्थिक संकट में फंसा था। इस आर्थिक संकट को समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्थ को समझना पड़ेगा। अर्थ दो प्रकार के इस उदाहरण को समझने के लिए माने जा सकते हैं। एक अर्थ जो बिल्कुल जल की तरह तरल होता है, इसको इकोनॉमिक्स के भाषा में लिक्विडिटी भी कहते हैं। और दूसरा अर्थव्यवस्था या अर्थ का ठोस रूप। आज का जो संसार है, जिस आर्थिक व्यवस्था और प्रबंधन के अंतर्गत संचालित है, वो तरल वाला है। 2007 में इस तरल अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हुई कि अमेरिका जैसे देश आर्थिक रूप से नग्न होने लगे। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति ओबामा जी थे। 2008 में पूरी तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हुई। भारत के बारे में भी संसार के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा, लेकिन उसी समय हमारे देश की एक घटना स्पष्ट कर देती है कि भारत की जो समृद्धि है, भारत का जो अर्थ है, वो तरल कम है और ठोस अधिक है। ठोस अर्थव्यवस्था दिखती नहीं और तरल अर्थव्यवस्था दिखती है। इसलिए जिन राष्ट्रों की समृद्धि तरल अर्थतंत्र के अंतर्गत संचालित था, वे सभी बर्बाद हो गए। और जिन देशों की भारत सहित जिन देशों की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक तंत्र ठोस अर्थ पर आधारित था, उन्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वर्ष 2008 में जब अमेरिका आर्थिक तरल आर्थिक कुचक्र में फंसा, तो वहाँ की स्थिति कितनी खराब हुई, वहाँ के लोगों की स्थिति कितनी खराब हुई,
इसका उदाहरण मुझे एक समाचार पत्र के एक समाचार से समझ बनी। उस अखबार का नाम है वॉशिंगटन टाइम्स। यूएसए का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। उस अखबार में एक समाचार छपी थी कि 2.5 लाख मृत शरीर को दफनाने के पैसे भी अमेरिका के पास नहीं, जिस कारण से 2.5 लाख मृत शरीर का शव वहां सड़ गया था। यह इसी कारण हुआ क्योंकि अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बड़ी तरल है, तरलता के साथ। बिल्कुल उसी माह, वर्ष भी नहीं, बिल्कुल उसी माह भारत में एक स्वर्ण मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन हुआ। तमिलनाडु के वेल्लूर में इस स्वर्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें लगभग 500 किलो सोने जड़े गए थे। एक तरफ जिस राष्ट्र के बारे में दुनिया के लोगों को समझ थी कि यह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र है, वहाँ की जनता के पास, वहाँ की सरकार के पास मृत शरीरों को दफनाने के पैसे नहीं थे। और बिल्कुल उसी समय, उसी माह हमारे देश में स्वर्ण मंदिर बन रहे थे। स्वर्ण मंदिर बना, उद्घाटन हुआ। ये घटना स्पष्ट कर देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक तंत्र कुछ इस प्रकार का है कि यह दुनिया के लोगों के समझ से बाहर है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी थे। अमेरिका के धन कुबेरों के बहुत सारे पैसे स्विस बैंक में बंद थे। 29,000 खातों को उन्होंने सील कर दिया और उस पैसे से राष्ट्र को बचाया था। हमारे देश के धन कुबेरों का, नेताओं का, गुंडों का, माफियाओं का पैसा स्विस बैंक में है। कभी अखबार के पन्ने में आता है, कभी दफन हो जाता है। इस घटना को आज मैं इसलिए भी आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हुआ है और इससे आर्थिक तंत्र खराब होगा देश का। और इसके पहले के लॉकडाउन से भी आर्थिक तंत्र खराब होंगे, देश की कमर टूट जाएगी, जीडीपी गिर जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। जीडीपी गिरेगा क्योंकि वह तरल अर्थ पर आधारित है। लेकिन आज भी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक संरचना है, ये ठोस अर्थ पर आधारित है। एक दुखद घटना आपसे शेयर करूंगा मैं आज। देश की राज्य सरकारों ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया लॉकडाउन के अंदर शराब के ठेके और शराब की दुकानों को खोलने का। दुखद है, लेकिन इस घटना से हमें एक शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है, एक समझ बनाने की जरूरत है कि जब समाचार पत्रों में और मीडिया में जब ये चीज़ें आ रही थी कि लॉकडाउन के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, गरीब लोग सड़कों पर बेहाल हैं, उसी समय हमारे यहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे यहाँ कांचीपुरम में जब यहाँ की निकम्मी सरकार ने
शराब के ठेके खोल दिए, तो शराब के बोतल को खरीदने के लिए 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। 100 रुपये का शराब 150 में बेचा गया। 700 रुपये तक की ब्लैक मार्केटिंग हुई। पुलिस प्रशासन को व्यवस्था में लगाई गई। 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा मैदान में टेंट गाड़ करके शराब बेची गई। उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी एक किया, और उस स्थल पर जाकर के मैंने स्वयं देखा, लोगों के चेहरे पर आर्थिक नुकसान का कोई भाव नहीं था। और ऐसा केवल यहाँ हुआ है, कांचीपुरम में हुआ, ऐसा नहीं। जिन जिन राज्यों ने शराब के ठेके खोले, सभी राज्यों में शराब खरीदने के लिए ऐसा ही हुआ। लेकिन उसी समय अमेरिका के कुछ अखबारों को जब मैंने नेट पे टटोला कि वहाँ की क्या स्थिति है, तो कुछ समाचार मुझे बहुत ही विचलित किए। उनमें से एक समाचार था कि अमेरिका के लोगों के पास लॉकडाउन के कारण खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और लाखों परिवार 2 समय के स्थान पर एक समय भोजन कर करके और जीवन यापन कर रही है। बच्चे अपने अभिभावक की स्थिति को समझकर भोजन की क्वांटिटी कम कर दी है बच्चों ने। मुझे नहीं लगता कि भारत में कुछ एक परिवार हो सकते हैं ऐसे, या कुछ हजार परिवार हो सकते हैं, इसका मुझे गणित मालूम नहीं है, लेकिन शायद ही भारत में कोई ऐसा परिवार होगा जो लॉकडाउन के कारण, आर्थिक तंगी के कारण एक समय भोजन कर रहा होगा। या बच्चों ने भोजन कम कर दिया। भोजन तो छोड़ो आप, शराब खरीदने के लिए इतनी बड़ी लाइन और इतना बड़ा भीड़, और वो भी बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर, पेनल्टी डाल करके, और सरकार ने शराब बेचे। मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया गया इस संबंध में, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत कुछ ज्यादा सत्यता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काफी बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। लॉकडाउन में मैं भी बाहर नहीं जा पाया, लेकिन अपने जिले का जो मैंने दौरा किया और यहाँ के गांवों में मैंने घूम करके देखा है, कोई ऐसी विचित्र स्थिति तो नहीं रही। हाँ, मजदूरों का पलायन हुआ, और पलायन में मजदूरों ने हिम्मत की और संसाधन नहीं होते हुए भी पैदल घर जाने का निश्चय किया और हिम्मत जुटाई। उनके साहस को हमें सम्मान करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि मजदूरों ने लॉकडाउन के अंतर्गत 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर या साइकिल या कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ जाने का निर्णय क्यों किया? इसमें जो मुझे लगता है कि यह निर्णय उनका इसलिए हुआ क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये लॉकडाउन बढ़ा और लंबे समय तक चला, तो काम बंदी के कारण जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तब वे किसी दूसरे पर निर्भर ना करें, उन्हें कभी भिक्षाटन की ज़रूरत ना पड़े, दर-दर ठोकरें ना खानी पड़े। इसके लिए तय किया कि कोई व्यवस्था नहीं है तो हम पैदल ही अपने गांव जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं।
जहाँ वे अपनी व्यवस्था स्वयं से कर सकते हैं। आज भी भारत के गांवों में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मर सकता। हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से उपवास करने का अभ्यास है। एक समय भोजन करके भी और हम शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभ्यास है। हमें अपने पूर्वजों से एक समय भोजन करने का अभ्यास मिला है। कम से कम संसाधनों में जीने का अभ्यास है। और यह सारी चीज़ें व्यक्ति अपने घर पर ही रहकर कर सकता है, अपने गृह क्षेत्र में भी रह करके कर सकता है। हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था इतनी ठोस है कि कुछ भी संसाधन ना मिले तो केवल हम चावल को उबालकर और उसके पानी के साथ नमक डाल करके भी चावल खा करके पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि चावल एक समृद्ध अनाज है। उसमें मनुष्य शरीर के जरूरत की सारी वस्तुएं हैं। मनुष्य शरीर में जितना भूमि तत्व है, सॉइल एलिमेंट है, उतना सॉइल एलिमेंट चावल के दाने में है। हमारे शरीर में जितना जल तत्व है, इतना जल तत्व चावल के दाने में है। अग्नि, वायु और आकाश का अनुपान भी उतना ही है। हमारा भौतिक शरीर जिस प्रकार के मिश्रण से बना हुआ है, पंच महाभूतों के जिस प्रकार के मिश्रण से बना हुआ है, जो कंपोजिशन है, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश का जो कंपोजिशन है, बिल्कुल यही कंपोजिशन चावल के दाने के पास है। इसलिए किसी व्यक्ति को जीवन में खाने के लिए चावल के दाने के अलावा कुछ भी ना मिले, तब भी वह पूरा जीवन स्वस्थ रूप से और सशक्त रूप से रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है। भारत की भूमि ऐसी है, भारत में कुल लगभग 15 से 16% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। उस 15% भूमि में मैं समझता हूँ 12% भूमि ऐसी है जहाँ चावल की खेती होती है। और ऐसे भी बहुत दूसरे अनाज भी हैं जिनकी खेती होती है। तो मेरी जो समझ बनती है कि मजदूरों ने जो पलायन किया है वह अपने ठोस अर्थतंत्र से जुड़ने के लिए किया। यहाँ पर सरकारों की कुछ गलतियाँ हुई है, आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। यह जो 5वां लॉकडाउन का चरण है, इस विषय पर कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सरकारों ने और मीडिया कर्मियों ने डरा रखा है। एक विषय। दूसरा विषय, सोशल डिस्टेंसिंग का है। यह भी हमें पीढ़ियों से इसका अभ्यास है। काफ़ी लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं और करना चाहिए। मास्क लगाने वाली जो बात है, ये भी हमारी पुरानी परंपरा रही है। हमारी पुरानी परंपरा रही है। आज भी जैन संप्रदाय के जितने भी साधु संत हैं, वे अपने मुख पर सदियों से मास्क लगाते हैं। मास्क का एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हो गया। आज मैं आपको एक सरल और लगभग 100% सुरक्षित मास्क बनाने की तकनीक बताता हूँ। इस प्रकार के मास्क को अगर आप लगाएंगे
तो मैं समझता हूँ 100% किसी भी तरह का परजीवी वायरस कम से कम मुख और नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो गविसिद्ध इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको समझना सरल होगा और सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ी कठिन होगी। जो गविसिद्ध हैं वे गौमूत्र क्षार एक बर्तन में ले लें। जो गविसिद्ध नहीं हैं उनके लिए शुद्ध भारतीय देशी नस्ल की गाय का मूत्र ले लें और उसे गर्म करें। जब 1 लीटर गौमूत्र गर्म होकर आधा लीटर बच जाए तब वह क्षार कहलाता है। गविसिद्धों के पास गौमूत्र अर्क बनाने की प्रक्रिया में क्षार मिलता है। आप एक सूती कपड़ा लें, 100% शुद्ध कपास का बना हुआ कपड़ा, खादी का कपड़ा हो सकता है, हैंडलूम का कपड़ा हो सकता है, या यदि मिल का भी कपड़ा है तो 100% शुद्ध देशी कपास का हो, ये निश्चित कर लेना। छोटा कपड़ा आप ले लें, इतना लंबा जितने में आपका ये नाक से लेकर के ये मुंह वाला पूरा क्षेत्र ढक जाए। इतने छोटे से टुकड़े को गौमूत्र के क्षार में डुबा दो। आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप डुबा करके छोड़ दें। इसके बाद इसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालकर फिर सूती के कपड़े के थैली में इसको डाल दें। इससे थोड़ी सी बड़ी आप थैली रखना और उस थैली के बीच में इस कपड़े को डाल देना, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। शुद्ध सफ़ेद धुला हुआ कपड़ा और बीच में गौमूत्र क्षार में डूबा हुआ कपड़ा, और फिर दोनों तरफ आप धागा लगा करके और इसको मुंह और नाक के ऊपर लगा लो और बिल्कुल निर्भीक होकर आप अपना काम करें, अपने दिनचर्या के काम करें, अपने रोजगार से संबंधित काम करें, आए जाएं। ये गौमूत्र क्षार किसी भी तरह के परजीवी को श्वास के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश होने से रोक देगा। इस विषय को आज के इस चर्चा सत्र में इसलिए भी लेकर के आया मैं कि 5वां लॉकडाउन हो गया है और जो मास्क है उसके कारण कितनी तरह की बीमारियां, मास्क में जो ये केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, और वह केमिकल हमारे श्वास शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश करके बहुत सारा कुछ जो गड़बड़ करने वाला है। इस संबंध में मीडिया में भी बहुत सारे समाचार आ रहे हैं, खबरें हैं, उसमें पूरी सत्यता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो हमारे शरीर की प्रकृति के विरुद्ध है। यहाँ तक कि जो केमिकल सैनिटाइज़र बाज़ार में जो उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं, उसमें भी जो काम में लिया जाने वाला जो केमिकल्स है, ये सारे केमिकल्स हमारे शरीर की प्रकृति के विरुद्ध है। इससे फ़ायदा हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन नुकसान होना तो निश्चित है। इसलिए भी गविसिद्धों को शुरू से ही मैं निर्देश देते आ रहा हूँ कि आप नीम की जड़ को गौमूत्र के साथ मिश्रित कर वाष्पीकरण करके और आप जो है प्राकृतिक सैनिटाइज़र बना करके और लोगों को उपलब्ध कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। गौमूत्र और नीम के कंपोजिशन से जो बना हुआ सैनिटाइज़र है उसकी प्रकृति और हमारे शरीर की प्रकृति बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए हम ऐसे सैनिटाइज़र को काम में ले लें, साबुन से हाथ धो करके या मिट्टी से हाथ धो लें या फिर गोबर के कंडे के राख से हाथ धो लें, और इसके बाद चाहें तो हम ये स्प्रे कर सकते हैं। ये सुरक्षित है। तो ये एक विषय जो है आपके सामने हमें लेकर के आना।